सो केमिकल इक्विलिब्रियम के पार्ट वन में इक्विलिब्रियम क्या होता है, किस कंडीशन में इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश होता है और डिफरेंट डिफरेंट एग्जांपल हमने इक्विलिब्रियम के समझे थे। अब केमिस्ट्री में इक्विलिब्रियम को एक मैथमेटिकल रूप देने के लिए हमें कुछ बेसिक लॉज को स्टडी करना पड़ता है। तो बेसिक लॉज में सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं लॉ ऑफ मास एक्शन। जी हाँ, लॉ ऑफ मास एक्शन। देखिए आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि लॉ ऑफ मास एक्शन इट वाज गिवन बाय गुल्डबर्ग एंड वागे, जो क्या कहती है कि कोई भी एक्स वाई जेड रिएक्शन अगर है जिसमें रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे हैं, कोई भी केमिकल रिएक्शन है जिसमें रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे हैं, तो किसी भी रिएक्शन की जो स्पीड होती है, रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ concentration of reactants raised to the power of their stoichiometric coefficient। एक बात तो ऐसे भी कह सकते हैं, या फिर कहीं कहीं आप देखेंगे कि रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट्स एंड रेज्ड टू द पावर ऑफ देयर स्टीचोमेट्रिक कोफिशिएंट। मींस दो बातें मैंने की, या तो आप टर्म यूज कर लीजिए कंसंट्रेशन या टर्म यूज कर लीजिए एक्टिव मास। अपनी नजरों में दोनों सेम है, यानी गंगाधर ही शक्तिमान है। कंसंट्रेशन यानी कि 1 लीटर सॉल्यूशन में XYZ सोल्यूट के मोल कितने हैं, वो उसकी कंसंट्रेशन मानी जाती है। तो कंसंट्रेशन का मतलब ही यहाँ पर एक्टिव मास से होता है। तो अगर आपको किसी भी बुक में कंसंट्रेशन के बदले एक्टिव मास लिखा हुआ मिलता है, डजंट मेक एनी डिफरेंस, बोथ आर सेम थिंग। तो सपोज दिस इज अ केमिकल रिएक्शन जिसमें रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज हो रहे हैं, तो रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्टिव मासेस ऑफ रिएक्टेंट एंड रेज्ड टू द पावर ऑफ देयर रिस्पेक्टिव स्टीचोमेट्रिक कोफिशिएंट। और देखिए सदियों से जब भी प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटता है, धरती पे कोई ना कोई कांस्टेंट जन्म ले लेता है। यहां पर इस कांस्टेंट का नाम होगा रेट कांस्टेंट या वेलोसिटी कांस्टेंट। और कोई भी कांस्टेंट हो, ज्यादातर कांस्टेंट दो ही बातों पर डिपेंड करते हैं, नेचर और टेम्परेचर पर। चलिए फिलहाल हमें एक बात समझ में आ गई कि रिएक्शन में रिएक्शन की स्पीड इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड रेज्ड टू द पावर ऑफ द स्टीचोमेट्रिक कोएफिशिएंट। लेकिन क्योंकि बात यहां पर इक्विलिब्रियम की हो रही है, तो जब बात इक्विलिब्रियम की होगी तो इक्विलिब्रियम में ये हमारा है फॉरवर्ड रिएक्शन, तो ये हमारा हुआ एक बैकवर्ड रिएक्शन। यहां फॉरवर्ड रिएक्शन भी है और बैकवर्ड रिएक्शन भी है। फॉरवर्ड का मतलब है किस स्पीड से रिएक्टेंट प्रोडक्ट में जा रहे हैं, दैट इज कॉल्ड द रेट ऑफ फॉरवर्ड प्रोसेस। और किस स्पीड से प्रोडक्ट रिएक्टेंट में आ रहे हैं, दिस इज कॉल्ड रेट ऑफ बैकवर्ड प्रोसेस। देखो इक्विलिब्रियम तभी डिफाइंड होगा जब उसमें दो सब प्रोसेसेस इन्वॉल्व होंगे, फॉरवर्ड प्रोसेस और बैकवर्ड प्रोसेस। इसका मतलब हम एक रिवर्सिबल प्रोसेस को देख रहे हैं, इसका मतलब हम एक रिवर्सिबल इक्विलिब्रियम प्रोसेस को कंसीडर कर रहे हैं। तो लॉ ऑफ मास एक्शन ने हमें यह बताया कि रेट ऑफ फॉरवर्ड प्रोसेस इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स एंड रेज्ड टू द पावर ऑफ देयर रिस्पेक्टिव स्टीचोमेट्रिक कोफिशिएंट। और हम इतना तो जानते ही हैं कि जब भी प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटेगा, इस धरती पे एक नया कांस्टेंट जन्म ले लेगा। तो इस कांस्टेंट का नाम होगा रेट कांस्टेंट फॉर फॉरवर्ड प्रोसेस। रेट कांस्टेंट फॉर फॉरवर्ड प्रोसेस, जो किस बात पर डिपेंड करेगा कि जो रिएक्टेंट्स हैं उनका नेचर क्या है। क्योंकि देखो फॉरवर्ड की स्पीड बैकवर्ड की स्पीड के बराबर हो ये जरूरी थोड़ी है, दोनों का नेचर अलग होता है। यहाँ रिएक्टेंट का नेचर ए और बी पर डिपेंड करेगा, यहाँ प्रोडक्ट का नेचर सी और डी के नेचर पर डिपेंड करेगा। तो रेट कांस्टेंट फॉर फॉरवर्ड प्रोसेस दिस इज कॉल्ड के। अगर मैं बैकवर्ड प्रोसेस की बात करता हूं तो लॉ ऑफ मास एक्शन क्या कहेगी कि रेट ऑफ बैकवर्ड प्रोसेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड रेज्ड टू द पावर ऑफ देयर रिस्पेक्टिव स्टीचोमेट्रिक कोफिशिएंट। चलिए यहां से भी हमने प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटा देंगे, तो अगेन कोई ना कोई कांस्टेंट तो हमें लगाना ही पड़ेगा।
Now this is called rate constant for backward process. Rate constant for backward process. अगर भाई राइटिंग में थोड़ा बहुत ऊंच नीच हो तो चला लेना। अब देखिए क्या हो रहा है, रिएक्शन स्टार्ट हुआ, रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होए जा रहे हैं, होए जा रहे हैं, होए जा रहे हैं। सपोज इक्विलिब्रियम आ गया। इक्विलिब्रियम आने का मतलब ये होता है कि अब जिस स्पीड से रिएक्टेंट प्रोडक्ट में जा रहे थे और जिस स्पीड से प्रोडक्ट रिएक्टेंट में आ रहे हैं, नाउ दे बैलेंस्ड ईच अदर। अब फॉरवर्ड और बैकवर्ड की जो स्पीड है वो बराबर होगी, यानी जिस स्पीड से रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होंगे उसी स्पीड से प्रोडक्ट भी रिएक्टेंट में कन्वर्ट होंगे। इसका मतलब ये हुआ कि जब रिएक्शन में इक्विलिब्रियम अटेन हो गया तो प्रोडक्ट और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन अब फिक्स्ड हो चुकी है, प्रोडक्ट और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन अब कांस्टेंट हो गई है। चलिए मैं इसको जरा एक बार हाँ जी, तो प्रोडक्ट और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन फिक्स्ड हो गई है। तो चलिए अब हम इक्विलिब्रियम की बात कर लेते हैं कि चलिए एट इक्विलिब्रियम, अब इक्विलिब्रियम पर क्या हुआ, एट इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड और बैकवर्ड की स्पीड बराबर होगी। इसका मतलब रेट ऑफ फॉरवर्ड a रेज टू पावर a, b रेज टू पावर b, दिस इज रेट ऑफ फॉरवर्ड एंड दिस इज रेट ऑफ बैकवर्ड। बैकवर्ड का मतलब होगा kb, c रेज टू पावर c एंड d रेज टू पावर d। तो हम क्या करते हैं, के एफ रेट कांस्टेंट फॉरवर्ड, रेट कांस्टेंट बैकवर्ड, इट इज इक्वल्स टू c रेज टू पावर c, d रेज टू पावर d, a raised to power a and b raised to power b. This ratio, it is called equilibrium constant Kc. C stands for concentration. देखिए क्या है, रिएक्शन चल रहा था, रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे थे, जैसे जैसे रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते गए अचानक से इक्विलिब्रियम आ गया। इक्विलिब्रियम का मतलब है जैसे हम खेलते खेलते किसी को बोल देते हैं ना स्टैचू, तो वो वहीं रुक जाता है, बस चेंज आना बंद हो गया, इक्विलिब्रियम आ गया, मानो सब कुछ थम सा गया हो। ऐसी सिचुएशन को इक्विलिब्रियम कहेंगे। चेंज आना बंद हो गया है, चेंज आना बंद हुआ है, रिएक्शन चल रहा है बट चेंज नहीं आएगा, रिएक्टेंट अभी भी प्रोडक्ट में जाएंगे, लेकिन जितने प्रोडक्ट हैं उस प्रोडक्ट जिस स्पीड से रिएक्टेंट में आ रहे हैं और रिएक्टेंट जिस स्पीड से प्रोडक्ट में जा रहे हैं, दैट स्पीड काउंटर बैलेंस ईच अदर। तो जब इक्विलिब्रियम आ जाएगा तो प्रोडक्ट और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन फिक्स्ड हो जाएंगी, तो उस समय प्रोडक्ट और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन का जो रेशियो है इस फॉर्मेट में, it is represented by a ratio, it is represented by a value known as equilibrium constant Kc, C for concentration, C for concentration, that is mole per liter। देखिए यानी Kc हमारे लिए क्या है, Kc is basically रेट कांस्टेंट फॉरवर्ड और रेट कांस्टेंट बैकवर्ड का रेशियो होता है Kc। और Kc क्या होता है, किसी भी रिएक्शन में जो इक्विलिब्रियम में है उसमें प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन अपॉन में रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, इस रेशियो को हम बोल देते हैं Kc। यानी Kc को अगर मुझे डिफाइन करना हो तो मैं क्या कहूंगा, इट रिप्रेजेंट द रेशियो ऑफ प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्ट प्रोडक्ट raised to the power of their stoichiometric coefficient to the product of molar concentration of reactant raised to the power of their respective stoichiometric coefficient। क्या बोला, Kc जो है एक रेशियो को रिप्रेजेंट करता है जिसमें प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट रेज टू द पावर ऑफ द स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट टू द प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रेज टू द पावर ऑफ देयर रिस्पेक्टिव स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट। तो Kc, C स्टैंड्स फॉर कंसंट्रेशन, यानी यहां पर मैंने जितने भी टर्म्स लिए हैं उन सब की कंसंट्रेशन मोल पर लीटर में रिप्रेजेंट की जा रही है, मोल पर लीटर में रिप्रेजेंट की जा रही है। तो क्या किसी कंपोनेंट की कंसंट्रेशन केवल मोल पर लीटर में होती है क्या, नहीं। देखो कंसंट्रेशन का मतलब है नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट, यानी कि मोल पर लीटर। लेकिन किसी गैस की कंसंट्रेशन को उसके प्रेशर में भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है, यानी किसी गैस का पार्शियल प्रेशर उसकी कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट कर सकता है। किसी भी कंटेनर में अगर बहुत सारी गैस है तो किसी एक गैस का जो मोल फ्रैक्शन है वो उसकी कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट कर सकता है। तो पार्शियल प्रेशर भी कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट कर सकता है, मोल फ्रैक्शन भी रिप्रेजेंट कर सकता है, और मोल पर लीटर में तो हम करते ही करते हैं। तो डिपेंडिंग अपॉन
कि आप किस यूनिट में इस रेशियो को डिटरमाइन करेंगे, कंसंट्रेशन की टर्म में करेंगे, पार्शियल प्रेशर की टर्म्स में करेंगे, या मोल फ्रैक्शन की टर्म्स में करेंगे। ऑन द बेसिस ऑफ दैट हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कई कैटेगरी में या कई तरीके के बना लेते हैं। एक हम बना लेते हैं केसी, एक हम बना लेते हैं केपी, एक हम बना लेते हैं के एक्स। एक्स मतलब ऐसे इसको चाई बोला जाता है। equilibrium constant in terms of mole fraction, equilibrium constant in terms of partial pressure, equilibrium constant in terms of concentration। चलिए एक एक करके समझते हैं, एक एक करके समझते हैं, बहुत इजीली समझ में आएगा। देखिए रिलेशनशिप बिटवीन केपी एंड केसी, इसी तरह से केपी एंड केएक्स, हम इन सबको देख लेंगे। लेकिन एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग बनानी पड़ेगी पहले। सपोज कीजिए एक कंटेनर मैंने लिया हुआ है और इस कंटेनर में कोई रिएक्शन चल रहा है एंड इट इज अंडर स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। चलिए ये रिएक्शन चल रहा है एंड लेट अस अज्यूम ऑल द कंपोनेंट आर इन गैसेस स्टेट। यानी कि अब इसी कंटेनर के अंदर आपको चार कंपोनेंट नजर आ रहे हैं, ए बी सी डी। ए बी रिएक्टेंट है, सी और डी प्रोडक्ट है, एंड स्मॉल ए बी सी डी आर देयर स्टीचोमेट्रिक कोफिशिएंट। अब एक कंटेनर में जितनी मर्जी गैसेस हो, वॉल्यूम सबकी बराबर होगी। ये मत सोचना कि ए के मोल ज्यादा है तो ए की वॉल्यूम ज्यादा होगी ना। एक कंटेनर में जितनी भी गैसेस होती हैं वॉल्यूम सबकी बराबर होती है, टेम्परेचर भी सबका बराबर होता है। हाँ, पार्शियल प्रेशर सबका अलग अलग हो सकता है। पार्शियल प्रेशर का मतलब किसी एक गैस का जो अपना इंडिविजुअल प्रेशर होगा किसी कंटेनर में, दैट इज कॉल्ड पार्शियल प्रेशर। लेट अस कंसीडर दिस रूम। इस रूम को हमें क्यूब की फॉर्म में इमेजिन कर लेते हैं। लेट द वॉल्यूम ऑफ दिस क्यूब इज 10,000 लीटर। अब इस कमरे में रूम में एयर है, एयर में हम जानते हैं 78% नाइट्रोजन, 21% ऑक्सीजन, फिर अदर गैसेस होती हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? क्या नाइट्रोजन की वॉल्यूम ज्यादा होगी इस रूम में या ऑक्सीजन की वॉल्यूम ज्यादा होगी? ऐसा बिल्कुल नहीं है। एक कंटेनर में जितनी भी गैसेस होती हैं उन सब की वॉल्यूम सेम होती है, टेम्परेचर सेम होता है, प्रेशर डिफरेंट होता है। तो जब हम ये बात बोलते हैं ना कि 78% नाइट्रोजन, तो इसका मतलब क्या है कि अगर एयर का प्रेशर 1 एटीएम है तो उसमें से 78% प्रेशर अकेले नाइट्रोजन का है। तो जो औकात बताई जा रही है ना, औकात, वो प्रेशर बता रहा है, ना कि वॉल्यूम। किसी भी गैस की वॉल्यूम से उसकी क्वांटिटी का आइडिया नहीं लगा पाओगे, क्योंकि गैस के पार्टिकल तो दूर भागते हैं अल्टीमेटली, वो तो भाग भाग के पूरे वॉल्यूम को ऑक्यूपाई कर लेंगे। सो यहां पर सबका पार्शियल प्रेशर अलग होगा डिपेंडिंग अपॉन कि सबके मोल्स अलग अलग हैं। और पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, ऐसा हम पहले पढ़ चुके हैं, आइडियल गैस इक्वेशन। अगर मुझे यहाँ ए का प्रेशर लेना है ना तो ये मोल भी फिर ए के होंगे। पी ए मीन्स पार्शियल प्रेशर ऑफ ए। वॉल्यूम तो सबकी बराबर होती है कंटेनर में, जितनी भी गैसेस हो, टेम्परेचर भी बराबर होता है, आर इज अ गैस कांस्टेंट, वो सभी गैस के लिए एक जैसा होगा। सो पार्शियल प्रेशर ऑफ ए, number of moles of A upon volume R into T. This is called the concentration of A. Concentration of A R into T. चलिए, this is the partial pressure of A. In the same way, partial pressure of B क्या होगा? Concentration of B R into T. In the same way, partial pressure of C क्या होगा? Concentration of C R into T. Same way, partial pressure of D, concentration of D R into T. चलिए ठीक है, निकाल लिया हमने। अगर मैं यहां पर जब केसी का एक्सप्रेशन लिखता हूं तो वो क्या होगा? कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन में कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। चलिए, नाउ दिस इज केपी। केपी मींस इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ पार्शियल प्रेशर, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन। मेरी नजरों में दोनों सेम है, बस यूनिट अलग अलग है। मैं ये कह सकता हूं कि इस एक पर्टिकुलर टेबल की लेंथ 2 मीटर है, कोई बात नहीं। हम ये भी तो कह सकते हैं उस पर्टिकुलर टेबल की लेंथ 200 सेंटीमीटर है। बताओ क्या अंतर है? कोई अंतर नहीं है, ठीक है ना। मैं कहता हूं मेरा वेट 70 किलो है या 70,000 ग्राम है, कोई फर्क नहीं पड़ता, बोथ आर सेम थिंग, बट यूनिट इज डिफरेंट। यहां पर केपी और केसी दोनों सेम होते हैं, दोनों की फिजिकल और थ्योरेटिकल सिग्निफिकेंस सेम होती है, बस दोनों की यूनिट अलग अलग है। जैसे इंडिया में रुपया चल रहा है तो यूएस में डॉलर चल रहा है, ठीक है।
बस यही अंतर है। तो केपी क्या होगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ प्रोडक्ट टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट। बिल्कुल वही, जैसे कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, इन द सेम वे पार्शियल प्रेशर ऑफ प्रोडक्ट टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट। क्या आ गया, केपी, पार्शियल प्रेशर ऑफ प्रोडक्ट टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट। चलिए देखो, पार्शियल प्रेशर और कंसंट्रेशन में आप रिलेशनशिप देख सकते हैं। पार्शियल प्रेशर ऑफ सी क्या होगा, कंसंट्रेशन ऑफ सी आर इंटू टी पावर सी, concentration of D R into T power D, concentration of A R into T power A, concentration of B R into T power B, राइट। चलिए इसे थोड़ा सा हम क्या करते हैं, आरटी वाली टर्म्स एक तरफ कर लेते हैं और कंसंट्रेशन वाली टर्म्स एक तरफ कर लेते हैं। तो चलो चलो चलो, कंसंट्रेशन वाले एक तरफ हो जाओ, D पावर D, कंसंट्रेशन A पावर A, कंसंट्रेशन ऑफ B पावर B। देखो RT पावर C RT पावर D, बेस सेम है, पावर मल्टीप्लाई हो, बेस सेम को जो मल्टीप्लाई करोगे तो पावर प्लस हो जाती है। तो RT C प्लस D और नीचे हो गया RT A प्लस B। इस पूरे को हम लिख सकते हैं KC, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन बन गया ये तो KC। अब इधर देखो, ये बन गया RT, ये प्रोडक्ट के मोल, नीचे रिएक्टेंट के मोल, और जब बेस सेम हम ऐड कर रहे हो तो माइनस हो जाएगा, प्रोडक्ट मोल माइनस रिएक्टेंट मोल। तो दिस इज फाइनली कि Kp इज इक्वल्स टू Kc और RT रेज टू पावर डेल्टा N। व्हाट इज डेल्टा N, प्रोडक्ट मोल माइनस रिएक्टेंट मोल। दिस इज द फाइनल रिलेशनशिप बिटवीन Kp एंड Kc। Kp और Kc में जो फाइनल रिलेशन आ रहा है वो क्या है कि Kp इज इक्वल्स टू Kc और RT रेज टू पावर डेल्टा N, जिसमें जो डेल्टा N है हमारा वो प्रोडक्ट के मोल माइनस रिएक्टेंट के मोल, प्रोडक्ट मोल माइनस रिएक्टेंट मोल। चलो ये बातों में क्लियर हो गई कि Kp और Kc दोनों थ्योरेटिकली सेम होते हैं, दोनों ही इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होते हैं, बट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट अगर आप कंसंट्रेशन की टर्म्स में रिप्रेजेंट करेंगे तो दिस इज नोन एज Kc। अगर आप इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को इन टर्म्स ऑफ पार्शियल प्रेशर लेंगे तो इट इज नोन एज Kp, Kp। चलिए अभी एक और रह गया हमारा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ Kx, दैट इज मोल फ्रैक्शन। अगर मैं फिर से वही बात करता हूं कि सपोज दिस इज कंटेनर और इसमें ये रिएक्शन है जो कि इक्विलिब्रियम इन्वॉल्व कर रहा है, तो जितने भी कंपोनेंट इक्विलिब्रियम में होंगे, गैसेस कंपोनेंट, उन सबकी वॉल्यूम भी सेम होगी, टेम्परेचर भी सेम होगा। हाँ ये हमने देख लिया कि प्रेशर डिफरेंट होगा, लेकिन एक कंटेनर में जैसे यहाँ पर 4 गैसेस हैं, सबका अपना अपना प्रेशर है, अगर हम सबके प्रेशर को प्लस कर दे देन वी विल गेट टोटल प्रेशर। तो टोटल प्रेशर क्या होता है, इट इज इक्वल्स टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑल इंडिविजुअल गैसेस। जैसे कि यहाँ पर ए बी सी डी 4 गैसेस हैं, सबका अपना अपना प्रेशर होगा, दिस अपना अपना प्रेशर इज नोन एज पार्शियल प्रेशर। यानी इंडिविजुअल प्रेशर जो कोई गैस किसी कंटेनर में, किसी मिक्सचर में एक्सर्ट करती है वो उसका पार्शियल प्रेशर होता है। और जब आप सबके पार्शियल प्रेशर को प्लस कर डालेंगे तो टोटल प्रेशर आ जाएगा। तो टोटल प्रेशर इज इक्वल्स टू द सम ऑफ पार्शियल प्रेशर एक्सर्टेड बाय इंडिविजुअल गैसेस अंडर सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड वॉल्यूम। चलिए तो हम एक काम कर लेते हैं, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए होगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए अपॉन में वॉल्यूम आर इंटू टी। इसी तरह से नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी वॉल्यूम आर इंटू टी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सी आर इंटू डी प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ डी अपॉन वी आर इंटू टी। तो आर टी अपॉन वी अपन कॉमन ले लेते हैं, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए बी प्लस प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ डी। चलिए ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 बन गई, टोटल प्रेशर इज इक्वल्स टू दिस। और ए का पार्शियल प्रेशर क्या था, ए का पार्शियल प्रेशर था नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए वी आर इंटू टी। मैं एक काम करता हूं, इन दोनों का एक बार रेशो ले लेता हूं, ठीक है ना। इन दोनों का रेशो ले लेते हैं, अगर हम मान लीजिए मैं 2 को
डिवाइड कर देता हूं 1 से, तो पार्शियल प्रेशर ए अपॉन टोटल प्रेशर, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए एन ए वी आर इंटू टी, और टोटल में यहाँ पे क्या आ जाएगा आर टी अपॉन वी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए बी, टोटल आ गया डी तक, तो आर टी अपॉन वी कट जाएगा, देन यू विल गेट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए अपॉन में टोटल मोल ए प्लस बी अप टू डी, तो दिस इज कॉल्ड द मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। तो फाइनली हमारे पास क्या निकल के आ गया कि पार्शियल प्रेशर ऑफ ए इज इक्वल टू एक्स ए इंटू टोटल प्रेशर, टोटल प्रेशर। सिमिलरली करके आप क्या कर लेंगे, सिमिलरली करके आप जैसे पार्शियल प्रेशर ए एक्स से पी टोटल प्रेशर हो गया, इसी तरह पार्शियल प्रेशर बी होगा मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इनटू टोटल प्रेशर, पार्शियल प्रेशर ऑफ सी मोल फ्रैक्शन ऑफ सी इनटू टोटल प्रेशर, पार्शियल प्रेशर ऑफ डी मोल फ्रैक्शन ऑफ डी, मोल फ्रैक्शन ऑफ डी इनटू टोटल प्रेशर। अब देखिए हमने अभी निकाला Kp इज इक्वल टू पार्शियल प्रेशर सी पावर सी, पार्शियल प्रेशर डी पावर डी, पार्शियल प्रेशर ए पार्शियल प्रेशर बी। तो एक काम करते हैं, पार्शियल प्रेशर को कन्वर्ट कर लेते हैं, तो पार्शियल प्रेशर सी क्या होगा मोल फ्रैक्शन सी टोटल प्रेशर, मोल फ्रैक्शन डी टोटल प्रेशर पावर डी, मोल फ्रैक्शन ए टोटल प्रेशर पावर ए, मोल फ्रैक्शन बी टोटल प्रेशर पावर बी। तो मोल फ्रैक्शन सी, मोल फ्रैक्शन डी, मोल फ्रैक्शन ए और मोल फ्रैक्शन बी। अब यहां देखो P की पावर सी P की पावर D, तो ये हो जाएगा P रेज टू पावर C प्लस D और P रेज टू पावर A प्लस B। व्हाट डू यू कॉल दिस एक्सप्रेशन, ये एक्सप्रेशन क्या होगा, नाउ दिस एक्सप्रेशन जब आपने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को कंसंट्रेशन के टर्म्स में रिप्रेजेंट किया था तो Kc बन गया, पार्शियल प्रेशर के टर्म्स में रिप्रेजेंट किया तो Kp बन गया। अगर मैं इस रेशियो को मोल फ्रैक्शन के टर्म्स में रिप्रेजेंट कर रहा हूं ना, तो दिस रेशियो, मैं इसको इधर लिख देता हूं, दिस रेशियो इज नाउ रिगार्डेड एज Kx, mole fraction product to the mole fraction of reactant in this particular segment। अब यहां पर P की पावर देखो, प्रोडक्ट के मोल नीचे रिएक्टेंट के मोल वो माइनस हो जाएंगे, प्रोडक्ट मोल माइनस रिएक्टेंट मोल, तो फाइनली Kx P रेज टू पावर डेल्टा m। तो ये हमारा एक और एक्सप्रेशन आ गया या रिलेशन आ गया, relationship between Kp and Kc, and we discuss relationship between Kp and Kx। Kp, Kc और Kx, मैं आपको बार बार बोल रहा हूं अपने लिए तीनों सेम है, बस अलग अलग यूनिट है। जैसे वेट को आप ग्राम में, मिलीग्राम में, टन में, पाउंड में रिप्रेजेंट करते हैं, क्वांटिटी वही रहती है, मैटर वही रहता है, लेकिन उसका रिप्रेजेंटेशन अलग अलग यूनिट में हो जाता है। इसी तरह ये भी इक्विलिब्रियम के अमर अकबर एंथनी मान के चलिए आप, सेम कॉन्सेप्ट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इक्विलिब्रियम की पोजीशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इक्विलिब्रियम कहां पर जाकर स्टैब्लिश हो रहा है, बहुत आगे जाकर स्टैब्लिश हो रहा है या बिल्कुल जब रिएक्शन स्टार्ट हुआ तब स्टैब्लिश हो रहा है, अभी धीरे धीरे हम इस चीजों को समझेंगे। अभी फिलहाल हमें पता चल गया व्हाट इज Kc, व्हाट इज Kp एंड व्हाट इज Kx एंड हाउ दे आर रिलेटेड विद ईच अदर, तीनों आपस में कैसे एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं। आई थिंक यू आर गेटिंग माई पॉइंट। चलिए हम आगे बढ़ा देते हैं हम इस कार्यवाही को। तो हमने क्या देखा कि Kp इज इक्वल्स टू Kc RT पावर डेल्टा m। अब हम ये देख सकते हैं कि कब Kc Kp से बड़ा होगा या छोटा होगा या इक्वल होगा, वो हर रिएक्शन के अलग अलग कंडीशंस हो सकती हैं। हम एक बार जरा देख लेते हैं उन रिएक्शंस पे, जरा अपनी नजरें इनायत कर लेते हैं कि व्हेन Kp ग्रेटर देन Kc या Kp लेस देन Kc और Kp इक्वल्स टू Kc, कब कौन बड़ा होगा। चलिए एक बार हम इधर देखते हैं। Suppose H2I2 changes to 2HI। Suppose this is a chemical reaction and this reaction attained equilibrium at a particular temperature। देखिए इक्विलिब्रियम तो हमेशा एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर ही अटेन होता है, इक्विलिब्रियम हमेशा क्लोज कंटेनर में अटेन होता है, इक्विलिब्रियम हमेशा डायनेमिक होता है, इक्विलिब्रियम पर कोई ना कोई प्रॉपर्टी आपको इंडिकेट कर देगी अबाउट द अटेनमेंट ऑफ इक्विलिब्रियम।
इक्विलिब्रियम पर प्रोडक्ट और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो जाती है, फिक्स्ड हो जाती है, उनमें चेंज आना बंद हो जाता है। चलिए, तो अब यहां से मैं अगर केसी या केपी की बात करूं तो देखो, पहले मुझे निकाल लेना चाहिए डेल्टा एन। डेल्टा एन होता है प्रोडक्ट के मोल माइनस रिएक्टेंट के मोल। यार देखो, प्रोडक्ट के मोल है 2 और रिएक्टेंट के हैं 2, 1 1, तो प्रोडक्ट और रिएक्टेंट के मोल का डिफरेंस आ गया 0। तो Kp इज इक्वल्स टू Kc आर टी पावर डेल्टा एन, डेल्टा एन 0, और जिसकी पावर 0 वो 1 होता है, यानी Kp और Kc यहाँ पर बराबर है। चलो ठीक है, ये बात हमें समझ में आ गई कि Kp और Kc इस पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए बराबर हैं, या उन तमाम रिएक्शंस के लिए बराबर हैं जिसमें डेल्टा एन 0 होता है, या जिसमें प्रोडक्ट और रिएक्टेंट के मोल का डिफरेंस 0 होता है। लेकिन एक बात आप हमेशा इसमें ध्यान रखना कि जब आप डेल्टा एन निकालते हैं, प्रोडक्ट के मोल और रिएक्टेंट के मोल का रेशियो निकालते हैं, तो याद रखना ये हमेशा वो प्रोडक्ट और रिएक्टेंट के मोल होते हैं जो गैसेस स्टेट में होते हैं। देखो, गैसेस स्टेट ही क्यों ले रहे हैं, क्योंकि रिएक्शन की जब बात करते हैं ना स्पीड, तो स्पीड का मतलब होता है चेंज इन कंसंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू प्रोडक्ट, और सॉरी, चेंज इन कंसंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के साथ जब चेंज आता है। लेकिन जो टर्म सॉलिड स्टेट में होती हैं, या कोई ऐसा लिक्विड जो बहुत एक्सेस में होता है, उनमें चेंज ही नहीं आता, उनमें चेंज ना के बराबर आता है, ऑब्जर्व ही नहीं होता, इसलिए हम उनको कंसीडर ही नहीं करते। मतलब इट इज लाइक कि एक बकेट भरी हुई है पानी से, उसमें तुमने 2 बूंद पानी निकाल लिया, तो क्या फर्क पड़ गया? आपको पता ही नहीं चलेगा, क्वांटिटी कम हुई है। आपकी छत के ऊपर जो सिंटेक्स रखी है उसमें से आपने 1 लोटा पानी निकाल लिया, आपको पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि वो इतनी ह्यूज क्वांटिटी में है कि उसमें से अगर कुछ अमाउंट चली भी गई तो भी वो नेग्लिजिबल रहेगी। तो यहां पर हम हमेशा गैसियस कंपोनेंट को ही कंसिडर करते हैं। अब जैसे मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं, like 2NH3 changes to N2 plus 3H2. Suppose this is a chemical reaction under equilibrium at a particular temperature. तो मैं यहाँ पे प्रोडक्ट के मोल निकालता हूँ। प्रोडक्ट के मोल क्या होंगे? और डेल्टा एन होगा प्रोडक्ट मोल माइनस रिएक्टेंट मोल। प्रोडक्ट के मोल हो गए इधर 1 और 3, 4, और रिएक्टेंट के हो गए 2, आंसर आया -2। तो Kp इज इक्वल्स टू Kc और RT पावर -2। तो यानी Kc क्या हो गया? Kp और RT पावर डेल्टा, डेल्टा इनको तो मैं हटा देता हूँ, हट हट हट, ये आ गया 2, पावर में आ गया 2। तो अब यहां से कौन बड़ा होगा? साफ पता चल रहा है कि जो Kc है वो यहाँ Kp से बड़ा आ रहा है। सपोज कई बार बच्चे थोड़ा सा कंफ्यूज भी हो जाते हैं। देखो, ये दोनों साइड इक्वल है। सपोज अगर ये 100 है तो ये भी 100 होगा। मान लो Kc 100 है तो ये भी 100 होगा। तो ये 20 इंटू 5 होगा, तब जाकर 100 बनेगा ना। अगर ये 20 है तो ये 5 होगा, तब जाके दोनों का प्रोडक्ट 100 बनेगा। इसका मतलब यहाँ पर Kp Kc से बड़ा है। या वो तमाम कंडीशन जहां पर प्रोडक्ट के मोल रिएक्टेंट के मोल से ज्यादा आएंगे, वो तमाम कंडीशन जहां पर प्रोडक्ट के मोल रिएक्टेंट के मोल से, अरे ये मैंने गलती कर दी बाबा, अरे बाबा बड़ी गलती कर दी। अच्छा हुआ नजर आ गई पहले ही, नहीं तो बच्चे खूब सुनाते। ये देखिए, तो यहाँ पर अब क्या हो रहा है, केपी जो है वो केसी से बड़ा है, यानी वो तमाम रिएक्शन जिनमें प्रोडक्ट के मोल रिएक्टेंट के मोल से बड़े होते हैं, वहां पर केपी केसी से बड़ा होता है। अच्छा, ये बात है। तो अगर हम उन रिएक्शंस की बात करें जहां पर रिएक्टेंट के मोल प्रोडक्ट से ज्यादा हो, जहां पर रिएक्टेंट के मोल प्रोडक्ट से ज्यादा हो, लाइक दिस SO2 O2 changes to SO3, suppose this is a reaction, तो डेल्टा एन क्या होगा? प्रोडक्ट मोल माइनस रिएक्टेंट मोल, प्रोडक्ट के मोल हो गए 2, रिएक्टेंट के -3। तो इस बार आप देखेंगे कि Kp इज इक्वल टू Kc और RT पावर -1, तो Kc इज इक्वल टू RT पावर 1 इंटू Kc, यानी कि ओहो Kp, तो Kc यहां पर इस बार Kp से बड़ा है। उन तमाम रिएक्शन के लिए Kp छोटा होगा जहां पर भी के मोल रिएक्टेंट के मोल से छोटे नजर आएंगे, वहां पर हमारा Kp Kc से छोटा होगा। अगर प्रोडक्ट के मोल बड़े हैं तो बड़ा होगा, इक्वल है तो फिर तो दोनों भाई बराबर हो गए। चलिए, अब लगे हाथों
हम इनकी यूनिट को भी डिस्कस कर लेते हैं। यूनिट ऑफ केपी एंड केसी, यूनिट ऑफ केपी एंड केसी। देखो दोनों सेम है बट यूनिट का ही तो अंतर है, रिप्रेजेंटेशन का ही तो अंतर है। एक को रिप्रेजेंट कर रहे हैं मोल पर लीटर में, एक को रिप्रेजेंट कर रहे हैं पार्शियल प्रेशर के टर्म्स में, अदरवाइज बोथ आर सेम। जैसे मैं एक रिएक्शन अगर ले लेता हूं, लेट इट बी ए चेंजेस टू ए 2a चेंजेस टू 3b, तो यहां पर हमारा केसी का एक्सप्रेशन क्या होगा, कंसंट्रेशन ऑफ बी पावर 3, कंसंट्रेशन ऑफ ए पावर 2, एंड व्हेन ऑल द कंपोनेंट ऑफ ए रिएक्शन आर इन द सेम फेज, तो दैट इज कॉल्ड होमोजीनियस इक्विलिब्रियम। तो ये मैंने लिया एक होमोजीनियस इक्विलिब्रियम, जब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट सब सेम फेज में होते हैं। देखो ऊपर भी मोल पर लीटर, नीचे भी मोल पर लीटर, मोल पर लीटर मतलब मोलर, तो ये मोलर पावर 3, ये मोलर पावर 2, तो आ गया आंसर मोलर। तो केसी की यूनिट आ गई, ऊपर 3 नीचे 2, कट पिट के 1 बचेगा, यानी कि मोलर। तो अगर यही इन टर्म्स ऑफ पार्शियल प्रेशर केपी होता तो क्या बन जाता, पार्शियल प्रेशर बी पावर 3, पार्शियल प्रेशर ए पावर 2, तो एटीएम की पावर 3 हो जाता, नीचे एटीएम की पावर 2 हो जाता, कट पिट के एटीएम ही तो आता। तो किसी गैस की कंसंट्रेशन मोल पर लीटर हो सकती है, तो किसी गैस की कंसंट्रेशन उसका एटीएम में भी हो सकता है। एटीएम इज अ यूनिट ऑफ प्रेशर। अब इसमें देखो, सपोज मैं होमोजीनियस इक्विलिब्रियम ही ले रहा हूं, 2a प्लस 2b चेंजेस टू 3c प्लस 4d, केसी की यूनिट क्या होगी। अब आप अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि भाई केसी क्या होगा, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन का रेशियो, मींस सी की पावर हमने यहाँ 3 कर दी, डी रेस टू पावर 4, ए रेस टू पावर 2 और बी रेस टू पावर 2, ये है 3। तो अब आप देखो मोल पर लीटर की पावर 3 यानी मोलर पावर 3, मोलर पावर 4, तो मोलर पावर 7 और मोलर पावर 4, तो आंसर आ गया मोलर पावर 3। इसी तरह केपी क्या आ जाएगा, एटीएम पावर 3, एटीएम पावर 3। बस वो मोल पर लीटर में होता है, ये एटीएम में होता है, इससे क्या फर्क पड़ गया। इसका मतलब केपी और केसी की कोई यूनिट फिक्स्ड नहीं है, केपी और केसी की यूनिट तो रिएक्शन पर डिपेंड करेगी, जैसा देश वैसा भेष, यानी रिएक्शन बदलेगा तो केपी और केसी की यूनिट बदल जाएगी। ध्यान रखना, केपी और केसी की कोई भी फिक्स्ड यूनिट नहीं होती, इसकी यूनिट रिएक्शन टू रिएक्शन वेरी करेगी। ये मैंने आपको अभी जो डिस्कस किया वो होमोजीनियस इक्विलिब्रियम के लिए किया। चलिए अगर ये हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम होता, हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम, और ये रिएक्शन एक पर्टिकुलर कंटेनर में चल रहा है, एक टी टेम्परेचर पे चल रहा है, वी वॉल्यूम पे चल रहा है, थोड़ी देर में इक्विलिब्रियम आ जाएगा। तो जब इक्विलिब्रियम आएगा तो इन तीनों की कंसंट्रेशन फिक्स्ड हो जाएगी। जब इक्विलिब्रियम आ गया, तीनों की कंसंट्रेशन फिक्स्ड हो गई, तो आपने केसी या केपी फाइंड आउट कर लिया, अच्छी बात है। चलिए अगर मैं केसी फाइंड आउट करूं तो यहां पर क्या होगा, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, लेकिन याद रखना जो भी कंपोनेंट सॉलिड स्टेट में होते हैं, क्या बोला मैंने, जो भी कंपोनेंट सॉलिड स्टेट में होते हैं उनकी कंसंट्रेशन को लिया जाता है। क्यों, क्योंकि 1 से किसी भी नंबर को आप मल्टीप्लाई कर लो या डिवाइड कर लो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि रेट हमेशा गैसियस कंपोनेंट पर डिपेंड करता है, रेट सॉलिड की प्रेजेंस पे डिपेंड नहीं कर रहा है। उससे बता रहा है जो थोड़ी देर बाद, इसका मतलब वो है या नहीं कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो किसी भी नंबर को अगर मैं 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो इसीलिए हम क्या करते हैं, सॉलिड को और वो लिक्विड जो एक्सेस में होता है उनकी कंसंट्रेशन को इक्विलिब्रियम के एक्सप्रेशन में 1 मान लिया जाता है। तो यहां पर केसी सिर्फ और सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन पर डिपेंड करेगा। इसी तरह केपी निकालूंगा वो क्या हो जाएगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 हो जाएगा, दैट्स इट।
तो ये क्या हुआ, हमारा एक हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम का एग्जांपल हुआ, हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम। चलो नो प्रॉब्लम। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, यहाँ हमने कार्बन सॉलिड लिया एंड चेंजेस टू कार्बन मोनोऑक्साइड। अब यहाँ पर अगर मैं केसी का एक्सप्रेशन निकालता हूं, तो यहाँ पर जो सॉलिड स्टेट में कंपोनेंट है रेट उस पर डिपेंड ही नहीं करेगा। तो केसी के एक्सप्रेशन में आप उसको इन्वॉल्व ही मत कीजिए, यानी उसकी कंसंट्रेशन को 1 एज्यूम करके चलिए। तो केसी क्या आएगा, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, कोफिशिएंट को पावर बनाएंगे और कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, कार्बन को छोड़ देंगे, कंसंट्रेशन को 1 ले लेंगे, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करो डिवाइड करो कोई फर्क नहीं पड़ता हमारे लिए, अब वो मर चुका है। इसी तरह केपी क्या होगा, पार्शियल प्रेशर प्रोडक्ट, लेकिन ये ध्यान रखना कोफिशिएंट को पावर जरूर बनाना होता है। इस तरह से आप केपी या केसी का जो एक्सप्रेशन है होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस किसी भी तरह के इक्विलिब्रियम के लिए डिराइव कर सकते हैं। यानी आज की रामायण में हमने ये जान लिया कि लॉ ऑफ मास एक्शन क्या है, किसी रिएक्शन के लिए रेट फॉरवर्ड कैसे निकाला जाएगा, रेट बैकवर्ड कैसे निकाला जाएगा। जब आप रेट फॉरवर्ड निकाल लेते हैं, रेट बैकवर्ड भी निकाल लेते हैं, तो अब आप उनका एक रेशो फाइंड आउट कर लेते हैं, जिसको आप बोलते थे रेट फॉरवर्ड रेट बैकवर्ड के रेशो को आपने कहा था केसी। यहां से हमारी रामायण शुरू हुई। जब ये दोनों इक्वल आ गए थे, तब आपने कहा कि इक्विलिब्रियम आ गया। चलो इक्विलिब्रियम तो आ गया, लेकिन ये जो फॉरवर्ड और बैकवर्ड कांस्टेंट है, ये दो बातों पर डिपेंड करते हैं, ध्यान रखिएगा, नेचर और टेम्परेचर पे। नेचर और टेम्परेचर पर ही इनकी वैल्यूज डिपेंड करेंगी, अदरवाइज ये किसी पर डिपेंड नहीं करने वाले, किसी की नहीं सुनने वाले। तो चलिए अभी तो हमें बेसिक आ गया है। नाउ वी अंडरस्टैंड कि what is kp, what is kc and what is kx and how they are related with each other, and how to write the expression of kc and kp for homogeneous and heterogeneous equilibrium। कैसे रिलेशन को हम डिराइव करेंगे when kp greater than kc और less than kc and when both are equals to each other। ये सब चीजें हमने अब डिस्कस कर ली। तो अब इक्विलिब्रियम के नेक्स्ट पार्ट में हम डिस्कस करेंगे यूनिट ऑफ न्यूमेरिकल्स के एस्पेक्ट को हम डिस्कस करेंगे, केपी और केसी के न्यूमेरिकल को हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। अलग अलग कैटेगरी में अलग अलग तरह के न्यूमेरिकल्स होंगे। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केसी को डिस्कस करेंगे। तो ये चैप्टर हमारा धीरे धीरे ऐसे आगे बढ़ेगा, आप कॉन्टिन्यूटी में उसको देखते रहिए। थैंक यू।